हेलो फ्रेंड्स। आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी साये की चपेट में। शांतिनगर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें केवल दादा दादी और उनकी 16 वर्षीय पोती बबीता थी। उसके माता पिता 5 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बबीता को तन्हाइयों में और वीरानों में भटकने की आदत सी पड़ गई थी। वो पिछले 2 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी हो गई थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता था। वो खोई खोई सी रहा करती थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बबीता को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कमी कभी भी महसूस नहीं हुई थी। प्रतिदिन बबीता एक ऐसा काम करती थी कि पिछले 2 सालों में उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वो काम था दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय बबीता के दादा घर से किसी जरूरी काम से बाहर निकले। वो अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। बबीता के दादा सीताराम जी सड़क पर से जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में बबीता को सड़क के किनारे तन्हा खड़े होते हुए देखा। उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, बबीता, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? वो अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी। आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। वो तुरंत आकर गाड़ी में बैठ गई। सीताराम जी वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने बबीता से कहा, आइंदा यहाँ मत आना बेटा। अच्छा दादाजी, बबीता ने कहा। फिर 3 दिन बाद सीताराम जी बबीता को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाए। दूसरी बार भी वो अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार सीताराम जी ने बबीता को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है तुम्हें इस तरह हर रोज दिन छिपे घर से निकलती हो और ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है दादाजी। कहते समय बबीता की आवाज इतनी भारी थी कि सीताराम जी पूरी तरह से डर गए। दादाजी बहुत टेंशन में आ गए कि बबीता को क्या हुआ है, क्यों वो ऐसी गलत बातें कर रही है। उन्होंने दादी से बातचीत करके एक निर्णय ले लिया। अगले ही दिन वो एक तांत्रिक के पास बबीता को लेकर पहुंच गए। उन्होंने तांत्रिक से कहा, देखो, ये मेरी पोती है। इसका नाम बबीता है। इसे देखकर बताओ कि इस पर कोई बुरा साया तो नहीं। तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी रही बबीता की आंखों में झांक कर सीताराम जी से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर वापस यहाँ पर ले आना। अच्छा जी, तांत्रिक ने सीताराम को आहिस्ता से बताया, ये लड़की बहुत बुरे साये की चपेट में है। फिर सीताराम बबीता को लेकर घर वापस आ गए तो वहां पर बबीता की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय बबीता की चाची ने सीताराम जी से कहा, बाबूजी, मैं बबीता के साथ सो जाऊं? नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी, सीताराम ने कहा। सोने दीजिए ना, बबीता की दादी जी ने कहा। फिर इससे आगे सीताराम कुछ न कह सके। रात को सोने के लिए बबीता और चाची कमरे में पहुंच गए। दोनों बेड पर आई और 20-30 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि बबीता बेड पर से गायब है। वो उसको इधर उधर ढूंढने लगी और आवाज देने लगी। जल्दी से उठकर बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। बबीता की तलाश करते करते वो लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि बबीता वहां झूले में बैठी झूल रही है। उसकी चाची की तरफ पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी, इतनी रात गए बबीता इस समय यहाँ ये झूले पर क्यों बैठी है? चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, बबीता, यहाँ क्या कर रही हो बेटे? बबीता ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख उबल पड़ी। भूत! बबीता का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। चाची बहुत ज्यादा डर गई थी और कांपने लगी थी।
इसलिए चाची वहां से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। बबीता शीघ्रता से झूले से उठी और चाची के पीछे पीछे दौड़ने लगी। बबीता ने उन्हें पकड़ ही लिया और वही गिराया और फिर खत्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली थी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि बबीता अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भागने लगे। दौड़ते हुए दादी बोली, हे भगवान, ये बबीता को क्या हो गया? सुनो भाग्यवान, बबीता बुरे साये की चपेट में है, दादा ने कहा। फिर जल्दी से वे दोनों कमरे के अंदर आ गए। बबीता अधीर कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका ये डरावना रूप देख दादा दादी दोनों का ही बुरा हाल था। उन दोनों की हालत उस खस्ता पापड़ की तरह हो गई थी जो हल्के झटके से ही टूट जाता है। बुरी तरह थर थर कांप रहे थे वे दोनों। दरवाजा मजबूती से बंद करके वे एक साथ खड़े हो गए और बराबर ईश्वर को याद करने लगे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई घुसे मार रहा हो। वे दोनों समझ गए कि दरवाजे पर बबीता ही दस्तक दे रही है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। साथ ही पहले के मुकाबले में वे और अधिक भयभीत हो गए। कुछ क्षणों पश्चात दस्तक शांत हुई और एक डरावनी आवाज उन दोनों के कान में गूंजी, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज को सुन दादा दादी का दम हलक में आ गया। अनायास ही दादा के होठों से निकला, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचा लो। तभी उस डरावनी आवाज में बबीता ने कहा, कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। दादाजी ने हिम्मत जुटाकर बबीता से बात करने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा बबीता, हम तो तुम्हारे दादा और दादी है ना। हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। पर बबीता के ऊपर इस बात का कुछ भी असर न हुआ, क्योंकि उसके ऊपर एक बुरा साया था। फिर बबीता ने दरवाजे में घूंसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार किया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दादा दादी दोनों के कंठ से चीखें उबल पड़ी। बबीता ने हाथ अंदर डालकर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा। वो बराबर कोशिश करने लगी। अपने बचाव के लिए बबीता के दादा ने समूचे कमरे में नजर दौड़ाते हुए कोई ऐसी चीज वस्तु हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि वो बबीता से अपना बचाव करने में सफल हो सके। तभी उनकी नजर दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ गई। उनके पुरखों से चली आ रही ये तलवार उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला, वैसे ही बबीता दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। उसी समय दादाजी ने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। गर्दन कट जाने के बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। फिर क्षण भर के बाद धड़ भी गिर गया। दादी ने बबीता की मृत्यु पर आंसू बहाए। दादी को लेकर दादा उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि बबीता फिर जिंदा हो गई। उसका सर धड़ से जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने अपने दादा दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। दादा दादी दोनों का खून पीकर उन्हें खत्म कर उसने ठहाके लगाए, मैंने सबको मार डाला। और वो जोर जोर से हंसने लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी बुरी बात का उपाय पता चले तो तुरंत ही उसको अमल में लाना चाहिए। अगर देर हो जाए तो जान पर भी आन पड़ सकती है।